नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और अब शुरू कर रहे हैं अपन फोर्थ लेक्चर एग्जामिशन का। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने रह जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जामिशंस अपने रह जाते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ। सबसे पहले इस टॉपिक को सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावा एक और टॉपिक है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, वो अपन पढ़ेंगे। बाकी ऑलमोस्ट वी हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स अंडर एग्जामिशन। तो प्लीज़ फोकस पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जब हम पढ़ते हैं तो सर यूजुअली वी विल कवर एंट्री नंबर 15, 16 और 17 अंडर दिस। आप एंट्रीज नंबर पे फोकस मत करो, मैं आपको बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ कि क्या कैसे आपको समझना है। सबसे पहले अगर आप देखो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड्स, अलग अलग तरीके से अगर पैसेंजर जा रहे हैं, बाय रेल जा रहे हैं, बाय रोड जा रहे हैं, बाय एयर जा रहे हैं, तो ये जो अलग अलग मोड्स वो अपना अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हैं जो एग्जेम्प्ट होंगी और कौन से टैक्सेबल होंगी। तो ये थियोरेटिकल पोर्शन पे अपन मूव कर रहे हैं, इससे ज़्यादा बेटर है आई हैव अ सजेशन फॉर यू कि आइए इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप मेरे साथ यहाँ पर डायग्राम बनाना शुरू कीजिए। एंड आई प्रॉमिस यू जो मैं बनाने वाला हूँ ये आपको इतना अच्छे से याद हो जाएगी ये वाली सर्विस। फिर जब मैं पढ़ूंगा तो आपको लगेगा कि बस आप एक रीडिंग कर रहे हो, आता आपको सब कुछ है। तो यहाँ पर हेडिंग डाल रहे हैं अपन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। दो पढ़ेंगे अपन लगातार, पहले पढ़ेंगे अपन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और फिर पढ़ेंगे अपन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। तो पहला है ये अपना पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहे हो आप पैसेंजर को, दैट द पैसेंजर आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं विच आर टैक्सेबल और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं विच आर एग्जेम्प्ट। सबसे पहले देखते हैं अगर अपन एयर सर्विसेज ले रहे हैं तो एयर सर्विसेज में अगर अपन कुछ इस तरीके से बाइफिकेट कर दें, देखेंगे आप कहीं से भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लिख रहा हूँ मैं, NES स्टैंड्स फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपके लिए पढ़ देता हूँ 1 मिनट के लिए, नहीं तो आप सब लोग इससे अवेयर है। अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे स्टेट्स में यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हो गए। दूसरा इसमें मैं लिख देता हूँ सिक्किम और बागडोगरा। ये 3 जगह लिखी है मैंने, पहले नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, दूसरा सिक्किम, ये सिक्किम है सर, सिक्किम, और फिर बागडोगरा। यहाँ से अगर आपने फ़्लाइट पकड़ी है, आपने फ़्लाइट बोर्ड करी है या यहाँ पर आपके आके फ़्लाइट रुकी है, यहाँ पर फ़्लाइट आपकी टर्मिनेट हुई है, तो सर इस फ़्लाइट के फ्रेट के ऊपर आपका कोई भी GST नहीं लगेगा। तो अगर यहाँ से आपने एम्बार्क करी है, एम्बार्किंग यहाँ पर हुई है या टर्मिनेशन यहाँ पर हुआ है, तो ये वाले इस वाले एयर फ्रेट के ऊपर आपका GST एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा अदर्स लिख रहा हूँ, अदर्स कहीं से भी आपने फ़्लाइट कैच करी हो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ये टैक्सेबल है। E स्टैंड्स फॉर एग्जेम्प्ट और T स्टैंड फॉर टैक्सेबल। बोले क्लियर है पहला पॉइंट, डन। तो यानी कि अगर अपन ने फ़्लाइट बोर्ड करी है या यहाँ पर फ़्लाइट अपनी टर्मिनेट हुई है कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में या फिर सिक्किम में या बागडोगरा में, तो यहाँ से हमने बोर्ड करी हो या टर्मिनेट हुई है वो एग्जेम्प्ट होता है। और कहीं से भी तो ये होता है टैक्सेबल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपन पढ़ते हैं, इफ़ वी आर मूविंग थ्रू रेल। पहले वाला था आपका बाय एयर, अब अपन बात कर रहे हैं कि इफ़ वी आर मूविंग थ्रू रेल तो क्या होगा। रेल में देखें सर, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। एक ले लिया मैंने इंडियन रेलवेज और दूसरा मैंने आपका रखा कि जो आप सिटीज़ में मेट्रो यूज़ करते हैं, मोनो यूज़ कर सकते हैं, ट्रामवे यूज़ करते हैं। ट्रामवे आप लोगों को पता होगा, जब आप पहाड़ों पे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे आगे जा रहे होते हैं तो रोप के थ्रू जो आप जाते हो वो ट्रामवेज वगैरह यूज़ करते हो। इधर आपने जो भी चार्जेस पे करे हैं उसके ऊपर GST लगेगा, ये है एग्जेम्प्टेड। इंडियन रेलवेज में भी सर मैं आपको बता दूं कि अगर आप AC कोच कर रहे हो, AC कोच या फर्स्ट क्लास पकड़ रहे हो,
तो ये तो जीएसटी का मूल मंत्र है कि इफ यू कैन अफोर्ड द लग्जरी देन यू कैन अफोर्ड द टैक्स ऑल्सो। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड द लग्जरी, यू आर लुकिंग फॉर अ बेसिक नेसेसिटीज थिंग्स, तो फिर हम आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाते। तो इफ यू कैन अफोर्ड एसी कोच और फर्स्ट क्लास कोच, तो सर ये तो होता है टैक्सेबल। इसके अलावा और कोई अदर क्लास है लाइक स्लीपर क्लास है या कुछ है, तो वो होती है एग्जेम्प्ट। याद रखेंगे क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो क्वेश्चन में जब भी लिखा हुआ आएगा कि उसने एसी कोच लिया है वो हमेशा टैक्सेबल होगा। फर्स्ट क्लास की जो सर्विसेज होती हैं वो कभी कभी कुछ ऐसे स्टेशन हैं अभी भी इंडिया में जहां पर फर्स्ट क्लास बोला जाता है पर वो एसी भी होते हैं और नॉन एसी भी होते हैं। तो फर्स्ट क्लास में आपको ये वर्ड देखना है फर्स्ट क्लास, और एसी कोच तो आपको जहां दिख गया सर वो टैक्सेबल है। डन। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेल। नाउ टॉक्स अबाउट वाटर। अगर आप वाटर के थ्रू मूव कर रहे हैं तो एक तो हो गई ये हमारी इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज भी बोलते हैं इनको, और नेशनल वाटरवेज भी बोलते हैं, यानी कि हमारे ही देश में जितनी नदियां हैं उनके थ्रू अगर आप जा रहे हो तो ये तो हो गई एग्जेम्प्ट। और अगर आप मूव कर रहे हो थ्रू वेसल, तो वेसल भी दो प्रकार के हैं। एक वेसल जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यानी कि इधर से उधर पहुंचा देगा, आपने कुछ नॉमिनल किराया दिया और आप वो वेसल रोज मूव करता है इधर से उधर, इधर से उधर, एक जगह से एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंचाने का काम करता है, वो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो अगर आपने वेसल पकड़ा है फॉर द नेसेसिटी, भैया रोज आ रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, तो ये हो जाएगा सर एग्जेम्प्ट। लेकिन यू हैव कैच द वेसल फॉर द पर्पस ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म में सर ये होगा आपका टैक्सेबल। तो अगर आप टूरिज्म के लिए वेसल पकड़ रहे हो और आप कहीं जा रहे हो घूमने, तो आप फ्रेट भी दोगे और उसके ऊपर जीएसटी भी पे करोगे। आई बात समझ। अब आते हैं अपन रोड पे। हमने देखिए ये भी देख लिया कि अगर हम एयर के थ्रू जा रहे हैं तो क्या करने का है, अगर हम रेल के थ्रू जा रहे हैं तो क्या करना है, अगर हम वाटर के थ्रू जा रहे हैं तो क्या करना है। अब हम रोड के थ्रू अगर मूव करते हैं तो कैसे देखना है। रोड में सर दो तरीके से वापस से डिवाइड कर दिए। एक है अपना स्टेज कैरेज और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। पहले इन दोनों का डिफरेंस आपको बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस बेसिकली है क्या। एक है सर हमारा स्टेज कैरेज और दूसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कैरेज। दोनों कैरेजेस ही हैं। एक है स्टेज कैरेज। स्टेज कैरेज क्या होते हैं, इट इज यूजुअली डिफाइंड कि इसके स्टॉपेज कौन कौन से हैं। स्टेज कैरेजेस वो कैरेजेस है जिसको पहले से डिफाइन करा होता है कि भैया तुम जा रहे हो दिल्ली से जयपुर, तुम्हारा जो जयपुर है वो टर्मिनल पॉइंट है, वो तुम्हारा स्टॉपेज है, ठीक है। तो वंस द स्टॉपेज हैज बीन डिसाइडेड कि तुम यहां से यही मूव करोगे, यही तुम्हारा वे है, यही तुम्हारा पाथवे है, इसके अलावा तुमको कोई मूवमेंट नहीं करना है, दोज आर नोन एज स्टेज कैरेजेस। Stage carriages may covered under contract carriages also, but stage carriages are defined carriages जिनका पता होता है कि उनको one part से another part पर ही move करना है, ठीक है। The termination point और mid points are already defined। तो स्टेज कैरेजेस अगर दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो गया एसी, एक हो गया नॉन एसी। एसी है तो सर इफ यू कैन अफोर्ड द लग्जरी यू कैन पे द टैक्स, और नॉन एसी है तो सर ये होगा आपका एग्जेम्प्ट। डन। नाउ लेट्स मूव टू इस कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस। कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस को सर मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। पहला देखेंगे, पहला सर अगर आपने मीटर्ड कैब करी है तो मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, तो आपने मीटर्ड कैब करी है। आपने देखा होगा किसी टाइम में मुंबई में, तो आज भी कई जगहों पे आप जाओगे, जगह जगह पे सिर्फ गाड़ियाँ खड़ी हुई है, आप बोलते हो भैया वहाँ जाना है। इट्स लाइक अ ऑटो, जैसे दिल्ली में ऑटो ज़्यादा खड़े हुए हैं, तो ऑटो में आप गए भैया यहाँ जाना, उसने आपको किराया बताया, उसने अपना मीटर घुमाया और चल दिया। आप वहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा खड़ी होती हैं, मीटर कैब। तो मीटर्ड कैब अगर आप कर रहे हो तो सर वो सिर्फ आप फ्रेट पे करते हो, जीएसटी उसके ऊपर नहीं लगता, ही होता है एग्जेम्प्ट। द सेकेंड वन इज रेडियो टैक्सी। अब मैंने तो दिल्ली में भी ये कल्चर देखा नहीं है, मेरे को तो ज़माना हो गया है, मेरे को ऑटो में बैठे हुए इन सब चीज़ों में बैठे हुए। मैं अगर अपनी खुद की गाड़ी भी नहीं चला रहा हूँ तो यूजुअली वी यूज़ टू कैच कैब्स। हम ओला ऊबर पे कैब बुक कर लेते हैं अपनी। अब जो हम ओला ऊबर पे कैब बुक कर रहे हैं दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम अ मीटर्ड कैब। मीटर्ड कैब वो कैब्स होती हैं जहाँ पे ड्राइवर्स बैठे हुए हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और ये सारे वहाँ पे जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं वो सब खड़ी हुई हैं मीटर्ड कैब। वो बाहर आके पूछते हैं हाँ जी साहब कहाँ जाओगे, वो मीटर्ड कैब है।
हम लोग जो ओला कैब, उबर कैब और ये सब बुक करा रहे हैं ना, ये सब हम करा रहे हैं थ्रू एन एप्लीकेशन। उनकी एप्लीकेशन है, वो लोग कांटेक्ट करते हैं, यानी कि हम एक एप्लीकेशन पे बुकिंग करवाते हैं, वो एप्लीकेशन कांटेक्ट करती है वहाँ के नियर बाय ड्राइवर से और वो हमारे को नंबर देती है और उनको हमारा नंबर देती है और हम लोग आपस में दोनों कांटेक्ट करते हैं। रेडियो टैक्सी इज पर्टिकुलरली डिजाइंड और रन थ्रू अ जीपीएस वे। वो जीपीएस के थ्रू चलती है, जीपीआरएस के थ्रू कि भैया कहाँ से कहाँ जाना है, सब कुछ डिजाइंड है। तो रेडियो टैक्सी सर हमेशा इस पे जीएसटी लगता है, ये होती है टैक्सेबल। तो रेडियो टैक्सी आपको याद रहेगा, रेडियो टैक्सी कौन सी होती है, जो जीपीएस के थ्रू चलेगी, याद रखना, इट्स रन थ्रू जीपीएस। डन। इसके अलावा और कुछ अदर अगर आपको दिख जाए, अदर मतलब कि जितना मैंने बात करना चाहिए था वो मैंने कर लिया। ये अदर, यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं थोड़ा सा इधर लिखूँ। अदर देन मीटर्ड कैब, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, रेडियो टैक्सी, तो उसको आप ये देखिए कि वेदर इट इज़ एसी, इफ इट इज़ एसी देन टैक्सेबल, इफ इट इज़ नॉन एसी, नॉन एसी। तो नॉन एसी में अगर आप, अब यहाँ पे दिख रहा है कि सर नॉन एसी है, तो आप सीधे सीधे साफ साफ लिख क्यों नहीं देते कि ये नॉन एसी है, आप साफ साफ यहाँ पे लिख दो ना कि एग्जेम्प्ट है। अगर नॉन एसी आपने सर बुक करवा लिया, आपने पूरे की पूरी, मैं कहता हूँ गाड़ी, फोर्स गाड़ी जो होती है, जो कि 16 लोगों की, 20 लोगों की होती है, वो आपने बुक करा ली कि भैया हम लोग घूमने जा रहे हैं, हमको चाहिए, तो आपने उसको हायर पे ले ली, या आपने उसको टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया है, तो सर वो टैक्सेबल। और इसके अलावा और कोई अदर पर्पस है तो फिर एग्जेम्प्ट। बताइए क्लियर है या नहीं है? इससे बेस्ट वे में मैं आपको सारी एंट्रीज नंबर नहीं दे सकता था, मैंने बहुत कोशिश करी कि आप तक ये टेबल पहुंचा दूं। प्लीज सी वंस अगेन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं और आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सिक्किम और बगडोगरा जैसी जगहों पर इम्बार्क कर रहे हो या टर्मिनेट कर रहे हो, तो सर वो होगा एग्जेम्प्ट, और बाकी किसी भी और जगहों पर आप जा रहे हो तो वो होगा टैक्सेबल। अब आते हैं अपन रेल पे। इंडियन रेलवेज अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सर अगर आप एसी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट क्लास यूज़ कर सकते हो, तो एसी कोचेज जो है और फर्स्ट क्लास कोचेज जो है वो है टैक्सेबल। इसके अलावा बाकी और सारे जितने भी अदर क्लासेस, स्लीपर्स वगैरह, वो एग्जेम्प्ट है। मेट्रो, मोनो, ट्रामवे ये भी एग्जेम्प्टेड है। डन। अब आते हैं अपन वाटर पे। वाटर में इनलैंड वाटर पे यानी कि अंदर ही अंदर जो नदियों में अगर आप मूवमेंट करते हो नेशनल वाटरवे में, तो एग्जेम्प्ट है। वेसल में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हो तो वापस से ये एग्जेम्प्ट है। तो सर यहाँ पर आप फिर से इसको देखो ना, ये एग्जेम्प्ट इसलिए क्योंकि ये आपकी बेसिक नेसेसिटी है। अगर इफ़ यू वांटेड टू कन्वर्ट इनटू अ लग्जरी, आप टूरिज्म के लिए जा रहे हो, तो फिर ठीक है सर, फिर ये हो जाएगा टैक्सेबल। रोड में आ जाते हैं सर। अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो स्टेज कैरेजेस वो कैरेजेस हैं जिनका ऑलरेडी स्टॉपेज डिसाइडेड है, आप एसी बुक करोगे तो टैक्सेबल है। ठीक है, हाँ जी, नो डाउट। अगर आप नॉन एसी में जाते हो तो वो एग्जेम्प्ट है। कॉन्ट्रैक्ट कैरेजेस में चले तो मीटर्ड कैब हुई, ऑटो रिक्शा हुए, ई रिक्शा हुए, सारे एग्जेम्प्टेड है। रेडियो टैक्सी सर मैं बिल्कुल पहले आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि जो रेडियो टैक्सी है वो टैक्सेबल होगी, ये जीपीएस के थ्रू चलती है। इसके अलावा और कोई गाड़ियाँ हैं तो एसी तो है तो टैक्सेबल, नॉन एसी है वो भी टैक्सेबल अगर आपने उसको हायर करा या टूरिज्म पर्पस के लिए लेके गए हो, लेकिन और कोई पर्पस है तो फिर लोड लेने का नहीं, फिर वो एग्जेम्प्ट है। आ रही है बात समझ? अब तो मैंने इस पर हाईलाइटर करके रंग बिरंगा भी कर दिया है, अब भी समझ में नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगी। तो आई बिलीव कि ये समझ में आया हो तुमको। आओ इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। लेट्स सी क्वेश्चन ऑन इट। यस वी हैव अ क्वेश्चन विद अस, तो लेट इट बी, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। So here we go. I request all the students to please come on. Illustration number 11. And here is the illustration number 11 with us. Please देखेंगे।
Illustration number 11. Messrs PQR Limited is engaged in providing services of transportation of passenger by following modes in the month of November 2020. मिला सबको? Services of transportation of passenger by vessel in national waterway 30 lakhs का. सर ये आप वेसल के थ्रू गए हो पर नेशनल वाटरवे यानी कि इनलैंड वाटरवे, तो ये होता है आपका एग्जेम्प्ट. पहला हो गया आपका ई एग्जेम्प्ट. चलिए दूसरे को देखते हैं. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय एयर कंडीशन स्टेज कैरेज. सर स्टेज कैरेज ले रहे हो और एसी ले रहे हो तो ये हो जाएगा आपका टैक्सेबल. मैं इनका वैल्यू भी लेता चलूंगा. थर्ड, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय नॉन एसी स्टेज कैरेज. सर ये नॉन एसी है तो ये हो जाएगा आपका एग्जेम्प्ट. सर्विसेज ऑफ, आई बिलीव आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ. नेक्स्ट इज सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय कॉन्ट्रैक्ट कैरेज फॉर टूरिज्म पर्पस. सर टूरिज्म पर्पस, अब तो यहाँ पे हम एसी नॉन एसी देख ही नहीं रहे, टूरिज्म पर्पस के लिए तो टैक्सेबल होगा, तो ये भी टैक्सेबल. ठीक है. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर फॉर मुंबई टू चेन्नई पोर्ट इन अ वेसल एंड सच सर्विसेज नॉट फॉर टूरिज्म पर्पस. मुंबई से चेन्नई पोर्ट तक अपन गए हैं और वो टूरिज्म पर्पस के लिए नहीं है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था. सर ये हो गया हमारा एग्जेम्प्ट. फिफ्थ पॉइंट. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. ओके. सिक्स पे आ जाते हैं. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन मीटर्ड कैब. मीटर्ड कैब सर मैं आपको बता चुका हूँ ये एग्जेम्प्ट होता है. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन रेडियो टैक्सी. रेडियो टैक्सी टैक्सेबल होता है. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज. नॉन एसी है सर, एग्जेम्प्ट हो जाएगा. सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, ये हो जाएगा टैक्सेबल. अब आपको पता लग गया है कौन कौन से टैक्सेबल हैं. मैं टैक्सेबल को रेट से मार्क कर देता हूँ. एक हो गया ये 15 लाख का, दूसरा हो गया ये 10 लाख का, तीसरा हो गया ये 20 लाख का, चौथा हो गया ये 25 लाख का. आइए जोड़ देते हैं. 25 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख. कुछ और ही दब गया मुझसे. 25 लाख प्लस 20 लाख प्लस 10 लाख प्लस 15 लाख. You are at 70 lakhs. So the value of taxable supply is 70 lakhs. क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये बात? समझ में आ रहा है तो इससे खुशी वाली बात कुछ हो ही नहीं सकती है. तो आ जाओ सर, ये आपको समझ में आ गया कितना ब्यूटीफुल तरीके से देखो ये मैंने बनाया. डन. चलिए अब बढ़ते हैं अपन आगे. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे. नेक्स्ट सर्विस. इतनी बड़ी सर्विस देखो, इतनी एंट्रीज मैंने यूं ही खींच ली. अब उससे भी इंपॉर्टेंट देखेंगे अपन गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. अब स्लाइड देखने का जरूरत ही नहीं है, अब भाई तुमको यहीं पढ़ा देगा. मैं बोलूँ यार मेरे को मज़ा क्यों नहीं आ रहा है क्लास लेने में यार, क्योंकि मैं क्या करने लग गया ना, मैं अपनी स्टाइल छोड़ के तुमको स्लाइड से टिक टिक करवा रहा हूँ. ये दिस इज़ नॉट माय स्टाइल ऑफ टीचिंग डूड. मेरे को यही समझ में आता है, आई टीच दिस वे ओनली. ठीक है, स्लाइड्स में पढ़ते रहो. देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. अब ये क्या है ये आराम से समझेंगे. इसमें भी आपके अलग अलग मोड है. आप अलग अलग वे से मूवमेंट करवा रहे हो अपने गुड्स को. आप एयर के थ्रू भी जा रहे हो, आप वाटर के थ्रू भी जा रहे हो, आप रेल के थ्रू भी जा रहे हो, आप रोड के थ्रू भी जा रहे हो. तो कब कौन से थ्रू से किस किस मोड से आप मूवमेंट कर रहे हो वो अपन देखेंगे यहाँ पर ऑब्वियसली एक बार अपना देखना बनता है. स्लाइड्स को देखना बनता है एक बार अपना. ये आती है अपनी गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज. और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में सबसे पहले देखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय डिफरेंट मोड्स, बाय रोड एक्सेप्ट द सर्विसेज ऑफ. ये अलग अलग इन्होंने अब एग्जांपल दे रखे हैं. मैं आपको सर
इजी तरीके से ये सब लिखवाने के बजाय बहुत अच्छे से आपको चार्ट बनवा रहा हूँ, जैसे अभी बनवाया था पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में, और वो अपने लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू दीज नोट्स, पूरे नोट्स को सब कुछ कवर करूँगा, डोंट वरी, ठीक है। तो घबराने का नहीं, आ जाते हैं अपन मेन शीट, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। देखें अपन, तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज सबसे पहले अगर अपन बाय वाटर चले, बाय वाटर, तो इसमें दो तरीके से, बाय वाटर दो ही तरीके से होती है। एक आपकी इनलैंड वाटरवेज या बोलूँ नेशनल वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज के थ्रू अगर आप गए हो तो, और अगर आप वेसल के थ्रू गए हो तो, इनलैंड वाटरवेज के थ्रू आप नहीं गए हो, आपका सामान गए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है। तो सर इसके थ्रू आपने भेजा है तो ये तो अपनी अंदरूनी नदियां हैं, इनके थ्रू भेज रहे हो तो एग्जेम्प्ट है, टेंशन नहीं। वेसल अगर आपने पिक करा है और वेसल में अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स भेज रहे हो, ओ यानी कि कुछ डिफाइन है, कुछ ऐसे गुड्स आप बताने वाले हो, कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं, वो अभी हमको नहीं पता है। सर अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स भेजते हो तो कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कुछ डिफेंस का मटेरियल है, कुछ रिलीफ मटेरियल है, तो ये तो एग्जेम्प्टेड है। इसके अलावा अगर आप वेसल्स में कुछ और भेजते हो, अदर गुड्स, तो वो टैक्सेबल है। सर ये स्पेसिफाइड गुड्स में क्या क्या आएगा? सर स्पेसिफाइड गुड्स को अपन पढ़ेंगे एंट्री नंबर 20 में। आइए मैंने वहाँ पर आपके लिए एंट्री नंबर 20 सजा के रखी हुई है। सर घबरा क्यों रहे हो? ये देखो, ये आपके गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ही है, मैं ये सब का चार्ट बनवा रहा हूँ, पर एंट्री नंबर 20 को अपन एज इट इज पढ़ेंगे। ये रहा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्टेन गुड्स बाय रेल और वेसल। अभी मैं आपको वेसल का बता रहा हूँ, रेल का भी यही आएगा। एंट्री 20 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 12 2017। ये देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी, बस इतना याद रखना है। अगर आप वेसल से स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से, अगर आप रिलीफ मटेरियल भेज रहे हो फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स, बेचारे कुछ ऐसे लोग हैं जो फंस गए हैं, विक्टिम बन गए हैं ड्यू टू डिजास्टर, ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर और ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, उनके लिए कोई रिलीफ मटेरियल जा रहा है तो सर जाने दो, उस पर जीएसटी लगा के हैवी मत करो प्राइस, ठीक है। सो विक्टिम्स ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप। डिफेंस का कोई माल जा रहा है, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर। रेलवे इक्विपमेंट और मटेरियल। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट एंड फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर आर एग्जिम्प्ट। तो भैया स्पेसिफाइड गुड्स कौन कौन से हैं? अगर ये मूव करेंगे थ्रू वेसल तो आपको पता लग गया, वैसे तो आपने इसको पढ़ते पढ़ते ये भी पढ़ लिया कि भैया जब सर आप रेल का पढ़ाओगे तब भी हमें पता है। तो थ्रू वेसल अगर ये स्पेसिफाइड गुड्स मूव करते हैं, कौन से? रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम्स ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर्स और ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज और एनी अदर डिजास्टर और मिस हैपनिंग। फर्स्ट। दूसरा, अगर इससे क्या जा रहा है? सर से डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट जा रहे हैं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जा रहे हैं, रेलवे इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन्स, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स वगैरह ये सब जा रहे हैं, सब क्या है? एग्जेम्प्टेड है। डन, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू दिस, वापस से। तो सबसे पहले सब लोगों ने लिखा बाय वाटर अगर अपना जा रहा है तो इनलैंड वाटरवे से तो क्या? एग्जेम्प्ट। और स्पेसिफाइड गुड्स जा रहे हैं वाया वेसल तो वो भी एग्जेम्प्ट। इसमें कौन कौन से होते हैं? सर ये हमने स्पेसिफाइड गुड्स पढ़े, 7 तरीके के होते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा। और अदर गुड्स अगर जा रहे हैं तो वो टैक्सेबल है, ठीक है। अब आते हैं अपन बाय रेल। बाय रेल, बाय रेल में भी अब सर आप पढ़ के आ ही चुके हो तो फिर मैं क्यों रुकूं? अगर स्पेसिफाइड गुड्स मूव कर रहे हैं, स्पेसिफाइड गुड्स कितने तरीके के होते हैं? 7 तरीके के, आपने पढ़े एंट्री नंबर 20 में, तो ये हो जाएंगे सर एग्जेम्प्ट। इसके अलावा कोई अदर गुड्स मूव कर रहे हैं तो ये हो जाएंगे सर टैक्सेबल। क्लियर सबको? नोट करते चलो जल्दी जल्दी बढ़िया तरीके से। सो हैव यू नोटेड दिस? तो अब आते हैं अपन नेक्स्ट, बाय एयर। बाय एयर, बाय एयर में एक ही चीज़ है, अब मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ये हमेशा टैक्सेबल होगा। हालांकि
अगर बीइंग स्टूडेंट पढ़े तो अपने को बड़ा अच्छा लग रहा है, हाय बच गए, याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन एक ह्यूमन नेचर के हिसाब से देखें तो इधर कोई भी फायदा नहीं है। एयर से तो कोई भी गुड्स मूव होंगे, जीएसटी लगेगा ही लगेगा, यहाँ पर एग्जेम्पशन प्रोविजन नहीं है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट, दैट इज बाय रोड, एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, प्लीज फोकस ऑन दिस। अगर आप बाय रोड अपने गुड्स को मूव करवा रहे हो तो फिर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 पार्ट में। एक, अगर आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज पकड़ी है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जब भी मैं नाम लेता हूँ ना तो मेरे को याद आ जाता है रिवर्स चार्ज पढ़ा था अपने सेक्शन 9(3) में, उसमें सबसे पहले गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर इनको सर्विसेज दे रही है तो वो रिवर्स चार्ज का केस है। तो यहाँ पर अभी अपन कुछ फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज पढ़ने वाले हैं पक्का सर, ठीक है। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर आपने सर्विसेज ली, अगर आपने माल अगर जीटीए के थ्रू भिजवाया तो आपने कोरियर एजेंसी की सर्विसेज ली हैं, तो सर अगर आप कोरियर एजेंसी से अपना गुड्स भिजवाते हो तो वो हमेशा क्या होंगे, टैक्सेबल। थर्ड, आपने इंडियन पोस्ट की सर्विसेज ली हैं, तो इंडियन पोस्ट की सर्विसेज लेने का मतलब ये है कि सर वो हमेशा और हमेशा एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन इंडियन पोस्ट से आपने क्या करा, स्पीड पोस्ट की सर्विस ले ली या एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की सर्विस ले ली, तो ये दो सर्विसेज जो हैं, ये दोनों सर्विसेज सर होती हैं आपकी टैक्सेबल। इसके अलावा अगर और कोई सर्विस आपने ली है, अदर सर्विसेज, तो वो हो जाएंगी आपकी एग्जेम्प्ट। मैंने आपसे ये बोला कि आप बाय रोड कुछ भिजवा रहे हो, अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को बुक करते हो तो उसका क्या होगा वो सर अभी मैं आपको बताऊंगा। इधर थोड़ा सा मैं लेंदी और हेल्दी डिस्कशन करूंगा। लेकिन अगर आप कोरियर एजेंसीज की सर्विसेज लेते हो तो ये तो हमेशा ही टैक्सेबल है। इंडियन पोस्ट की सर्विसेज लेते हो, स्पीड पोस्ट और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट की, तो ये भी टैक्सेबल है। अदर देन दिस वो एग्जेम्प्ट है। बोले क्लियर है, डन। इसके अलावा आप और कोई मोड लेते हो, एनी अदर मोड, तो वो तो टैक्सेबल है। अब यहाँ पर आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट दिस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की अगर आपने सर्विसेज ली तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। सर ये एग्जेम्प्ट होता है या टैक्सेबल होता है? सर कई जगहों पर एग्जेम्प्ट, कई जगहों पर टैक्सेबल, इसलिए इसको सुनना ज़्यादा ज़रूरी है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो सुन लेते हैं, आइए। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के थ्रू अगर हमारा सामान मूव कर रहा है तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज में देखना पड़ता है कि क्या ये सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं या अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं। अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर दो बातें देखनी पड़ती हैं। क्या ये अनरजिस्टर्ड पर्सन कुछ नोटिफाइड पर्सन तो नहीं है? नोटिफाइड पर्सन बोले तो आप याद कीजिए, अगर सेक्शन 9(3) जाके उठा के देखना तुमको याद आएगा कि तुम्हारे सर ने कितनी श्रद्धा के साथ तुमको पढ़ाया था। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज इनको सर्विसेज दे रही है किसी भी फैक्ट्री को, किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, याद करो, किसी भी बॉडी कॉरपोरेट को, किसी भी पार्टनरशिप फर्म को, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, इन लोगों को अगर हम सर्विसेज दे रहे हैं, ये कुछ नोटिफाइड लोग हैं, इनको अगर सर्विसेज दी जा रही हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट की, तो सर यहाँ पर एक चीज़ देखनी पड़ेगी। और इसके अलावा किसी को दी जा रही है अदर देन दिस, तो कुछ और बात है। तो सबसे पहले तो हमने किसको सर्विस दी है? अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन में अगर ये नोटिफाइड है तो इनके बारे में क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अदर देन नोटिफाइड पर्सन है तो ये तो हो गए टैक्सेबल, डन। अब इनको जो आपने सर्विस दी, ये जो मैंने नाम लिखे, मैं इसको हाईलाइट करूं, लेट मी हाईलाइट दिस। ओहो, फैक्ट्री, अलग अलग कलर करेंगे हम तो, सोसाइटी,
कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉरपोरेट, कलर ही खत्म हो गया हमारे पास, पार्टनरशिप फर्म, और कोई एक कलर पकड़ के आएंगे हम, कलर तो हम पकड़ेंगे, और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जितने कलर पकड़ने थे पकड़ लिए सर हमने। तो इनको अगर हमने सर्विसेज दी हैं तो कौन सी सर्विस दी हैं सर, ये तो बताओ सर। इसको भी अब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर हमने इनको स्पेसिफाइड गुड्स की सर्विस दी है, स्पेसिफाइड गुड्स, सर ये वही है क्या जो वो था कि रिलीफ मटेरियल आ रहा है विक्टिम के लिए, डिफेंस के टूल्स आ रहे हैं, ये वो सब है क्या? नहीं, ये वो सब नहीं है। वो एंट्री नंबर 20 में था, ये स्पेसिफाइड गुड्स एंट्री नंबर 21 में है। तो अगर हमने इनको ये स्पेसिफाइड गुड्स की सर्विसेज दी हैं तो एग्जिम्प्ट, और अदर कोई सर्विसेज दी है अदर गुड्स, तो ये हो जाएगा टैक्सेबल, ये हो जाएगा टैक्सेबल। अच्छा, ये रजिस्टर्ड पर्सन का, सर अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज देती है तो रजिस्टर्ड पर्सन में भी ना बाबू दो लोग होते हैं। एक रजिस्टर्ड पर्सन होती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमेशा रजिस्ट्रेशन इसलिए करवाती है, गवर्नमेंट को माल खरीद के बेचना नहीं होता है, कभी भी नहीं। गवर्नमेंट को ये नहीं कहती कि मेरे को माल बेचना है, मेरे को इनपुट टैक्स रेट चाहिए, नहीं। गवर्नमेंट खाली इसलिए रजिस्टर्ड होती है सो दैट दे कैन डिडक्ट द टैक्स, टीडीएस काट सके। तो गवर्नमेंट गेट्स रजिस्टर्ड ओनली टू डिडक्ट टीडीएस। तो हम इनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बाकियों की बात कर रहे हैं, अदर्स की। तो अगर ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो अदर्स हैं, इनको अगर आपने ये सर्विसेज दी हैं, यही वाली, ये मैं लेके आता हूं, इसके साथ मैच कर देता हूं। तो इनको अगर आपने स्पेसिफाइड गुड्स की सर्विसेज दी हैं, माल इधर से उधर पहुंचाया तो एग्जिम्प्ट, और कोई और सर्विस दी है अदर गुड्स, तो वो हो जाएगा टैक्सेबल। सर ये एंट्री नंबर 21 दिखाओ, आप क्या बोल रहे हो? 21 में क्या आएगा? तो 20 में था, ये देखिए सर एंट्री नंबर 21। अगर आप गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से सर्विसेज ले रहे हो, आप रजिस्टर्ड पर्सन हो या अनरजिस्टर्ड पर्सन में फैक्ट्री हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, बॉडी कॉरपोरेट हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, अगर ये वाली सर्विस ले रहे हो, कौन सी? सर आप मूवमेंट करवा रहे हो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, उन गुड्स का जिनका कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेड इन अ सिंगल कैरेज डज नॉट एक्सीड 1500। यानी कि आप या तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मूव करवा रहे हो या आपकी जो कंसाइनमेंट की वैल्यू है वो मात्र 1500 रुपए तक है, तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट होगा। गुड्स वेयर कंसिडरेशन चार्ज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी डज नॉट एक्सीड 750। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूँ, सेकंड और थर्ड पॉइंट। पहले बाकी छोटे छोटे पॉइंट देख लेते हैं। फोर्थ, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस एंड राइस, ऑर्गेनिक मैन्यूर, न्यूज़पेपर और मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट आर एग्जेम्प्ट। तो क्या बोला गया सर? सर ये बोला गया सर कि ऑलमोस्ट जो इसमें पॉइंट्स है ना, ऑलमोस्ट पॉइंट वो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट पॉइंट्स आर सेम। एक मिनट, मैं इसको अपने नोट से वेरीफाई करना चाहता हूं कि कोई भी चीज़ रह तो नहीं रही है। एक मिनट मुझे दे दीजिए प्लीज़। हाँ जी, ठीक है सर, यही टोटल पॉइंट्स हैं, एच पॉइंट तक लिखा हुआ है। तो बाकी सारे पॉइंट सेम है, अब अपने को फोकस करना है इन दो पॉइंट पे। तो पहले हाईलाइटर पे कर लेते हैं। कह रहे कि अगर आपने गुड्स जो ट्रांसफर करें उनका कंसिडरेशन जो आपने चार्ज करा है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ऑन अ कंसाइनमेंट ट्रांसपोर्टेशन इन अ सिंगल कैरेज, यानी कि एक ही कैरेज है, एक ही कैरेज में माल जा रहा है, तो उसका वैल्यू अगर 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले रहे हो आप तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो आपके गुड्स जा रहे हैं वे कंसिडरेशन चार्ज फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल सच गुड्स फॉर अ सिंगल कंसाइनी, वहां पर ट्रक की बात हो रही थी, यहां पर पर्सन की बात हो रही है। जो कंसाइनी है
कंसाइनी से लेट से मिस्टर ए का माल लेके जा रहे हो, मिस्टर ए ने बोला कि मेरा जो टोटल माल है गुड्स का उसकी चार्जेस लग रहे हैं 800 रुपये, बोला 750 रुपये से ज़्यादा जीएसटी लगेगा, 750 रुपये से ज़्यादा कितना लगेगा जीएसटी लगेगा। तो बोला अच्छा ठीक है, फिर उसने 750 का नहीं देखे कितने का दिया, लेट से उसने दिया, मिस्टर ए ने 500 का दिया, सिंगल कंसाइनी से 750 से कम लिए, अब लगेगा टैक्स, नहीं लगेगा। बी भी आ गया, बी ने 400 का दिया, बी पे लगेगा क्या, बी पे नहीं लगेगा। सी आया, सी ने बोला कि मेरा 1000 का है, लगेगा क्या, बोला लगेगा 750 से ऊपर है। अच्छा चलिए 1000 भी हटा देते हैं। सी ने बोला मेरा 700 का है, 750 से कम है, लगेगा क्या, सर लगेगा तो नहीं, पर इन तीनों का टोटल जो है वो अगर आप देखो तो ये 1600 हो गया, और एक सिंगल कैरेज के अंदर 1500 रुपये से ज़्यादा का अगर सामान जा रहा है तो ये जीएसटी में आ जाएगा। आई बात समझ। तो पहले तो अपन कंसाइनी वाइज पकड़ेंगे, कोई 750 से ज़्यादा का ऊपर है तो जीएसटी लग जाएगा, ज़्यादा मल्टीपल कंसाइनी होगा और कैरेज में 1500 रुपये से ज़्यादा का सामान जा रहा है तो सबके ऊपर क्या लग जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। अंडरस्टैंड, डन। तो अब यहाँ पर फिर से आइए, फिर से मैं फिर से आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के कुछ दर्शन करा देता हूँ। अगर आपका बाय वाटर जा रहा है, इनलैंड वाटरवे के थ्रू जा रहा है तो एग्जेम्प्ट है, वेसल के थ्रू जा रहा है तो स्पेसिफाइड गुड्स हैं तो एग्जेम्प्ट है, अदर गुड्स हैं तो टैक्सेबल है। स्पेसिफाइड गुड्स एंट्री नंबर 20 में, रेल के थ्रू जा रहा है स्पेसिफाइड गुड्स है एंट्री नंबर 20 वाले एग्जेम्प्ट है, अदर गुड्स है टैक्सेबल है। एयर का हमेशा और हमेशा टैक्सेबल रहता है। बाय रोड पे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, अगर गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसीज आपका माल लेके जा रही है तो सर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज में अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दे रही है अदर देन गवर्नमेंट रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन में इन नोटिफाइड पर्सन को सर्विसेज दे रही है, कौन सी सर्विस, सर स्पेसिफाइड गुड्स को मूव कर रही है तो एग्जेम्प्ट, और अदर गुड्स हैं तो सर फिर वो भले ही रजिस्टर्ड पर्सन हो या भले ही वो नोटिफाइड अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, अदर गुड्स टैक्सेबल होंगे। अब यहाँ पर सर हमने तो जो केस पढ़ा था वो केस हमने पढ़ा था कि सर ये रिवर्स चार्ज वाला केस होता है, हाँ ये रिवर्स चार्ज वाला केस होता है, लेकिन ये जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज बोलती हैं ये बोलती हैं कि देखो भाई सीधी बात है, हम लोग बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी एजेंसीज, हम रजिस्टर्ड हैं वगैरह हैं, सब कुछ है, तो अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज ऑप्ट करती हैं फॉरवर्ड चार्ज, यानी कि सामान भी भेज देंगे और टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को भी जमा कराएंगे, तो यहाँ पे टैक्स का रेट हो जाता है 12%। फॉरवर्ड चार्ज प्लस दे विल क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सीधी बात बोलूँ, अगर वो इनपुट टैक्स क्लेम कर रहे हैं तो उनको वो फॉरवर्ड चार्ज के थ्रू जा रहे हैं और 12% लेंगे। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहते हैं कि वी आर स्किपिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं चाहिए, तो हम ऑप्ट कर रहे हैं रिवर्स चार्ज, तुम अपने हिसाब से पे कर दो, तो फिर जीएसटी का रेट लगता है 5%। तो यहाँ पर टैक्स तो दोनों केसेस में देना है रेसिपेंट को, 12% देगा तो वो लोग अपने आप जमा करा देंगे, 5% देगा तब जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेगी तो आप 5% दो, आप बाद में आईटी से लेते रहना। क्लियर है बात। तो वापस से देख रहा हूँ मैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है या अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है, अनरजिस्टर्ड में ये नोटिफाइड लोगों को दे रही है, स्पेसिफिक गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है तो एग्जेम्प्ट, अदर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रही है तो टैक्सेबल। अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो जीएसटी का रेट हो जाएगा 12%, इनपुट टैक्स क्रेडिट स्किप करते हैं तो जीएसटी का रेट हो जाएगा 5%, और ये वाला बन जाएगा आरसीएम का केस रिवर्स चार्ज। दिस इज रिवर्स चार्ज, दिस इज फॉरवर्ड चार्ज। इससे बेटर डायग्राम में मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट नहीं कर सकता, मैं कोशिश ज़रूर कर सकता हूं कि आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी डेवलप हो जाए। तो सर क्वेश्चन ज़रूर कर लेते हैं, आइए अपन करते हैं एक क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12,
आपकी स्क्रीन पर। कंप्यूट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एंड जीएसटी लायबिलिटी फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल बाय इंडियन रेलवे विद इन इंडिया, ऑल सम्स आर exclusive of all taxes. The information related to the month of November 2020 as follows. 13 पॉइंट्स दिए गए हैं सर, 13 पॉइंट्स। मैं ये 13 पॉइंट्स कर दिए आपके लिए, थोड़े से और जूम दिख रहे हैं आपको? चलिए प्लीज। तो सबसे पहले इंडियन रेल की सर्विस ले रहे हैं हम। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पोस्टल मेल्स एंड पोस्टल बैग्स। पोस्टल मेल्स और पोस्टल बैग्स, क्या आपने ये कहीं पर भी पढ़ा? ये अदर गुड्स है सर, तो आपने जब ये पढ़ा ही नहीं तो ये क्या है? टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाउस होल्ड इफेक्ट, सर ये भी क्या है? टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कहाँ गया सर, कहाँ गया? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये भी टैक्सेबल। सर आप रेल के थ्रू पोस्टल बैग्स भेज रहे हो, हाउस होल्ड इफेक्ट्स भेज रहे हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट भेज रहे हो, ये हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। हमें वो स्पेसिफाइड गुड्स की डेफिनेशन अच्छे से याद है कि रेल के थ्रू एंट्री नंबर 20 में क्या लिखा हुआ था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड अफेक्टेड एरियाज 25 लाख, ये एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर, ये भी एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, ये भी एग्जेम्प्ट होगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टी, याद कीजिए सर, टी है क्या? नहीं, ये टैक्सेबल है। टी था, सॉल्ट था, सॉरी मिल्क था, सॉल्ट था, चाय वाय कहीं नहीं थी। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर, सर ये भी टैक्सेबल। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, वाह तुम तो याशी करने जा रहे हो, ये भी टैक्सेबल, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ये एग्जेम्प्ट है। ऑर्गेनिक मैन्योर, ये भी एग्जेम्प्ट है। बेल्ड कॉटन, सर बेल्ड कॉटन हमने नहीं पढ़ा, ये टैक्सेबल है। और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अदर गुड्स ₹5,000 lakhs, सर ये भी टैक्सेबल है। तो ज़्यादातर टैक्सेबल है, मैं एग्जेम्प्ट को इससे बेटर है हाईलाइट कर दूं। तो ये 90 लाख नहीं लेना, ये एग्जेम्प्ट है। 40 लाख एग्जेम्प्ट है, 15 लाख एग्जेम्प्ट है, ये भी 15 लाख एग्जेम्प्ट है, ये 25 लाख एग्जेम्प्ट है, बाकी सारे टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल वाले को ग्रीन मार्क कर देते हैं। 55, 1, 50, 25, 10, 25, 7 लाख, 25 लाख और ये 5,000 lakhs। आइए जोड़ें, 55 प्लस 150 प्लस 25 10 प्लस 25 प्लस 7 प्लस 25 प्लस 5,000। सर मेरा आ रहा है 5,297, में कहीं गलत तो नहीं हूँ? फिर से जोड़ूं क्या? हाँ जी, 5,297 आ रहा है मेरा, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। सो वैल्यू ऑफ taxable supply would be 5,297। इस पे जीएसटी का रेट 5% है, तो 5,297 lakhs का 5% आ रहा है 264.85 lakhs। ये आ जाएगा आपका 5,561.85। सो आई बिलीव आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज भी समझ में आ गया है। तो यहाँ पर अपन ने अब देखा जाए तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की सारी एंट्रीज, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसीज की सारी सर्विसेज कर ली हैं। अब कौन सी रहती हैं सर हमारी? गिव मी अ टाइम।
कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। और ये आज की क्लास की लास्ट सर्विसेज है। ये थोड़ा सा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लैंग्वेज इश्यूज़ नहीं आए। इसके अलावा शायद अगर कोई एक आध दो रह जाए तो आई रिक्वेस्ट माई लवली स्टूडेंट्स की वो खुद से कर लें। कोई दिक्कत आए तो मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ हूँ, हाथों हाथ पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज़ द लास्ट कंस्ट्रक्शन सर्विसेज विच आई एम कवरिंग अंडर एग्जामिशन फ्रॉम GST। मैंने बहुत स्ट्रेच करके धीरे धीरे तुमको पढ़ाया है। अब ये आखिरी सर्विस हम पढ़ लेते हैं, आसान सी है, इसी में से पढ़ा देता हूँ क्योंकि इसमें क्या चार्ट बनाऊँ, ज़्यादा बड़ी है ही नहीं। तो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज अपन लास्ट कर रहे हैं। आई बिलीव तुमको पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज और गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छे से आ गई है और उसके क्वेश्चंस भी तुमसे हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक अमेंडमेंट आ गया है और वो अमेंडमेंट मैं तुमको यूँ चुटकियों में बता दूंगा। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं अब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में है सबसे पहला प्योर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, एंड दिस इज pertaining to the beneficiary in respect of individual house construction or enhancement under the housing for all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना। सर है क्या, मैं आपको बताता हूँ और अपने स्टाइल में बताता हूँ। ये सब छोड़ो, तुम आओ इधर आओ, हेडिंग डालो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में सर अगर आप प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहे हो, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का मतलब ये होता है कि अब आप जो कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ले रहे हो वो पूरी की पूरी सिर्फ लेबर की बात हो रही है, प्योर लेबर, और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पर ये प्योर लेबर नहीं होता। जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन सर्विस लेते हो तो इसमें 80-90% आपकी लेबर होती है, तो 10-20% आपका प्लांट एंड मशीनरी भी लगा होता है उसमें, ठीक है। तो आपने किसी को कुछ बना के दिया, कुछ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दी, ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में प्योर लेबर सर्विसेज में इतना बड़ा रेशो तो आपका होता है, लेकिन कुछ ना कुछ प्लांट एंड मशीनरी भी उसमें इन्वॉल्व होती ही होती है। अब अगर आपका प्योर कॉन्ट्रैक्ट है तो हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि सर कोई भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो GST लगता ही लगता है। तो ये कौन सा है, बोला गया कि प्योर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, आप कुछ नया घर बनवा रहे हो, इरेक्शन, कमीशनिंग और इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। तो सर ये तो जो हमको समझ में आ रहा है, आप लिख रहे हो कि प्योर कॉन्ट्रैक्ट, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, कंप्लीशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस सिविल स्ट्रक्चर के रिगार्ड में। तो सर ये तो एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ही हुई। सर ये एक तरीके से वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस हुई, ये टैक्सेबल होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज दे रहा है इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी ने योजना बनाई थी कि भैया हर जने के पास बेसिक नेसेसिटी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान सबके पास होना चाहिए, तो किसी के सर पे छत ना हो, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो वो योजना लेके आए प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसमें बोला गया कि इस योजना में जो भी कॉन्ट्रैक्टर कोई प्योर लेबर सर्विस देगा उसके ऊपर GST चार्ज नहीं होगा। या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा देयर इज अ सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट, सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट सर ये नहीं होती जो आपने कभी कोई अपार्टमेंट्स देखे हो या कॉम्प्लेक्सेस देखे हो, ये सब सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट्स नहीं होती है। एक जगह पे सिर्फ एक ही घर हो, इंडिपेंडेंट हाउस अगर मैं बोलूँ, वो होती है सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट्स। आप कहीं पर गए और एक जगह पर आपने लाइन से चार चार फ्लैट्स बने हुए हैं, या एक रूम में गए उसमें कई सारे रूम्स बने हुए हैं, अलग अलग 4-5-6 रूम बने हुए हैं, वो सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट ही है। सिंगल रेसिडेंशियल यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट्स एंड हैविंग अ सर्टेन स्क्वायर फीट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा हुआ है। और प्रधानमंत्री आवास योजना भी कुछ ऐसे घर होते हैं जिसमें यहाँ पर मतलब एक फैमिली रह सकती है बस मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन छत ना होने से अच्छा है छत होना। तो यहाँ पर अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे रहा है प्योर लेबर, तो वो होती है एग्जेम्प्टेड। दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज, दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। और
इसको अब मैं थोड़ा इस नज़रिए से पढ़ना चाहूँगा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमीशनिंग, इंस्टॉलेशन, completion, fitting out, repair, maintenance, renovation, alteration of a civil structure or any other original work pertaining to the beneficiary individual house construction or enhancement under the housing of all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना are exempt। बोला कि ये सब के अलावा और ओरिजिनल वर्क में बोल रहा है कि वो एकदम नया कंस्ट्रक्शन है। ओरिजिनल वर्क इज इट इज ऑल टुगेदर अ न्यू कंस्ट्रक्शन, new construction, all types of, this is all types of additions and alteration to abandoned or damaged structure on land that are required to be make them workable। या तो आप पूरा का पूरा नया कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, या जो पुराना कंस्ट्रक्शन हो रखा है वो बिल्कुल ख़त्म है, डैमेज्ड है, उसको वापस से नया बना रहे हो, या इरेक्शन, कमिश्नर और इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कर रहे हो। ये सर ये इट इज़ अ ओरिजिनल वर्क, अगेन इट इज़ अ काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन किस बिहाफ पे हो रहा है सर? ये एक तो पहली बात इतना सिंपल से, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। ये सर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है और ये हो रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रधानमंत्री योजना हाउसेज और सिंगल रेसिडेंशियल हाउसेज। क्लियर है बात? डन, ओके। इसमें एक और बात जोड़ी गई, वो ये जोड़ी गई कि सर्विसेज supplied by electricity distribution utilities for extending electricity or distribution network up to the tube well of the farmer or agriculturist or for agriculture use। बोला गया कि हर जने के पास घर होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपके पास घर है, मैं तो सीधे ये बात बोलता हूँ कि आज के बच्चों के पास अगर बड़े बड़े मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन आपको दे दिया गया, लो इन्जॉय करो, मैंने आपको मोबाइल फ़ोन दे दिया, मैं सच कह रहा हूँ मेरे में इतनी पावर है कि मैं तुमको मोबाइल फ़ोन दूँ और तुम 2 मिनट भी यूज़ नहीं करोगे, मुझे लौटा दोगे। कोई दुनिया में ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको मैं मोबाइल फ़ोन में तुमको कोई सा भी मोबाइल फ़ोन दूँ तुम वापस से मुझे लौटा दोगे। सच्ची कह रहा हूँ मैं, तुमको कितना भी बड़ा सिस्टम दूँ तुम उसमें 5 मिनट नहीं बैठोगे, सच्ची बोल रहा हूँ मैं। तुम जो लोग कह रहे हैं ना कि हम एडिक्टेड हैं और इनके फ़ोन के, मैं दूंगा 1 मिनट भी नहीं बैठ पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि मैं उसमें किसी भी तरीके से ये प्रावधान नहीं रखूंगा कि तुमको इंटरनेट मिले, और बिना इंटरनेट के तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है। तुम फ़ोन में कर क्या रहे हो? तुम फ़ोन में या तो यूट्यूब चला रहे हो, या इंस्टाग्राम चला रहे हो, या फेसबुक चला रहे हो, या कोई भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे हो, टेलीग्राम पे हो, कहीं भी हो, फ़ोन के सेटिंग्स वगैरह नहीं देख रहे तुम। तो जब तुमको वही चीज़ नहीं मिलेगी तो तुम क्या करोगे? तुमको घर मिल गया पर घर में बिजली नहीं है, तो उस घर का क्या फ़ायदा? तो गवर्नमेंट ने बोला कि सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अप टू द ट्यूब वेल ऑफ द फार्मर। अब आपने क्या करा है? घर तो बना दिए, लेकिन उनको क्या देना है? उनको देना है कि जो एग्रीकल्चरिस्ट है गांव में उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए, सो दैट वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कर सकें। ठीक है, ये गवर्नमेंट ने बोला कि यहाँ पर ये जो एग्रीकल्चर लैंड है इसके पास में आप ये पोल्स वगैरह बनाइए। आपको इन पोल्स बनाने के लिए कोई बड़ा नेटवर्क लगाना है कि जहाँ से ये सारे जो करंट हैं ये ऑपरेट हो सकें, तो वो भी बनाइए। और फिर ये जो जितने भी पोल्स इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसका ज़रिया ये होना चाहिए कि ये कम से कम जो एग्रीकल्चरिस्ट की ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल क्या होती है बोलो? ट्यूबवेल वो वाली जगह जहाँ से पानी निकालता है एग्रीकल्चरिस्ट, और लेकिन वो पानी निकाल नहीं पाता, वो मोटर से पानी खींच नहीं पाता क्योंकि बिजली नहीं आती है। तो कम से कम उसका कनेक्शन इस ट्यूबवेल तक जाए जिससे वो मोटर से पानी निकाल पाए ज़मीन के अंदर से और अपनी खेती बाड़ी ढंग से कर पाए एग्रीकल्चर। तो बोला गया कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कीजिए कम से कम एग्रीकल्चरिस्ट के ट्यूबवेल तक, या फिर एग्रीकल्चरिस्ट तक कि वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में उसको यूज़ कर सके। वापस ये लैंग्वेज पढ़ता हूँ। सर्विसेज सप्लाइड बाय इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज बाय वे ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, कमिश्निंग और इंस्टॉलेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये नेटवर्क बना दिया, up to the tube well of the farmer or the agriculturist for agriculture use are exempt। तो बोला कि ये जो आप पोल्स खड़े कर रहे हो
नेटवर्क इस्टेब्लिश कर रहे हो, इन सब की यूटिलिटी तभी है, इन सब की यूटिलिटी तभी है जब आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाओ। इसके लिए अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन का खर्चा होता है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। अब इसमें कुछ और नई बातें भी आई है, मैं आपको बताता हूँ नई बातें क्या है। न्यू अमेंडमेंट्स देखिए क्या है। मैंने आप लोगों को बहुत पहले बताया था कि अगर सर आपने कोई घर खरीदा तो वो जब भी आप कोई घर खरीदोगे तो उस घर की जो वैल्यू आपको बताई जाएगी उसके ऊपर आपको देना पड़ेगा जीएसटी प्लस रजिस्ट्री चार्जेस, ये सब देना पड़ेगा। लेकिन ये जो घर बना हुआ है, इस घर का अगर उस बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ चुका है, बिल्डर को कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन हो चुका है और आफ्टर ऑब्टेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर वो इस घर को सेल करता है तो अब ये घर इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आता है और इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो बाद में वो सेल करेगा तो खाली वैल्यू चार्ज होगी, उस पर नो जीएसटी नहीं लगेगा। आई बात समझ की नहीं आई बात समझ? ठीक है, ये मैं आपको सप्लाई अंडर जीएसटी में पढ़ा चुका हूं। अब जितनी बात है आपको ये समझ में आ रही है, इससे अगर मैं आगे बढ़ूं तो कोई बिल्डर है, ये मान लीजिए ये कोई बिल्डर है और बिल्डर के पास एक ये बिल्डिंग है, बनाने थे इसको 12 फ्लोर, बना दिए इसने 15 फ्लोर। इसके पास इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट है। कैसे है मैं आपको बताता हूं कैसे आया कंप्लीशन सर्टिफिकेट, क्यों कोई हैसल नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ उसको। इसने 15 फ्लोर बनाए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद इसने आसपास के जो लोकल लोग थे या जहां पर भी लोग थे उन सब से इसने क्या कर लिया, उन सब से इसने, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, डेवलपमेंट राइट्स खरीद लिए थे। क्या खरीद लिए थे? डेवलपमेंट राइट्स। अब डेवलपमेंट राइट्स क्या होते हैं वो मैं आपको फिर से समझाता हूं। मैं पहले भी समझा चुका हूं, आज फिर से समझाता हूं। मान लीजिए ये एक रोड है इस तरफ जाने की, ये इसका डिवाइडर है और ये एक रोड है इस तरफ आने की। यहां पर कुछ घर बने हुए हैं, यहां पर भी कुछ घर बने हुए हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि भैया ये एक लेन है जाने की और इधर से ये एक दो लेन से आने की। ये लेन 1, लेन 2, ये लेन 1, ये लेन 2, ये आने की, ये जाने की। अब जो ये लेन से ये कम पड़ रही है, ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड किया जाए। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना यहाँ से भी एक लेन निकाल दी जाए। लेन निकालेंगे तो ये वाले जो घर हैं ये हो जाएंगे डिस्टर्ब। तो हमने क्या करा, इन घर को तोड़ा, पब्लिक इंटरेस्ट है भैया, इन घर को हमने तोड़ा और इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से डायग्राम में दिखाता हूँ आपको, कोशिश करता हूँ। ये इतना बड़ा घर बना हुआ था, हमने इसका आधा पोर्शन ले लिया और आधे पोर्शन पे हमने निकाल दी ये एक और लेन। नाउ दिस बिकम थर्ड लेन, लेन नंबर 3। ये लेन नंबर 1, 2, 3, 3 लेन्स बन चुकी हैं। डन। बहुत ही वाहियात हैंड राइटिंग आई है और ड्राइंग बनी है। पर मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है, जो एक घर था उसको हमने आधा तोड़ दिया। अब ये जो एक घर था साहब, ये घर 1000 स्क्वायर फीट का था। कितना? 1000 स्क्वायर फीट। इस 1000 स्क्वायर फीट में से 500 स्क्वायर फीट तो गवर्नमेंट ले गई और गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो तुमसे हमने आधा घर खरीद लिया उसके बदले में हम तुमको दे देते कंपनसेशन। तुम्हारा आधा घर बिक गया, उसके बदले में ये तुमको हम इतना पैसा दे देते, तुम्हारा कैपिटल गेन हो जाएगा। तो ये जिसका घर था इन महाशय का, इन्होंने बोला जी नहीं, मेरे को यहीं रहना है,
और आपने मेरा आधा घर तोड़ दिया। मैंने क्या सपनों से ये घर लिया था, मैं तो यहीं रहूँगा और मैं इस घर को मैक्सिमम 2 फ्लोर तक बना सकता था, खाली 2 फ्लोर तक, ठीक है। यानी कि मेरे पास ये 1000 स्क्वायर फीट था और इसके ऊपर मैं एक और 1000 स्क्वायर फीट बना सकता था। ये मेरा ग्राउंड फ्लोर था, ये मेरा फर्स्ट फ्लोर था। आपने इसको इस तरीके से आधा काट दिया, ये आपने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया। अब मेरे पास खाली ये 250 स्क्वायर फीट और ये 250 स्क्वायर फीट रह गए, जो मेरा पहले ये 1000 स्क्वायर फीट और 1000 स्क्वायर फीट मैंने 2 बना सकता था। ये पूरा मेरा 1000 स्क्वायर फीट था, अब ये आपने आधा ले गया तो ये मेरा 500 और ये मेरा खाली 500 स्क्वायर फीट ले चुके। तो अब मैं क्या करूं, मेरे पास इतना ऑथराइजेशन था कि मैं 1000 स्क्वायर फीट पे एक फ्लोर और बना सकता था। तो यानी कि मैं कंस्ट्रक्शन कर सकता था 2000 स्क्वायर फीट तक का, पर आपने उसमें से आधा काट दिया तो अब मेरा कंस्ट्रक्शन खाली कितना रह गया है, 1000 स्क्वायर फीट तक का रह सकता था। बताइए मैं क्या करूं। तो गवर्नमेंट बोलती है कि डोंट वरी एट ऑल, आपका ये 500 स्क्वायर फीट और 500 स्क्वायर फीट तो आपके पास रह गया है, आप इस पे 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर बनाने की इजाजत हम आपको देते हैं। हम आपको देते हैं कि नाउ you can construct 2 more floors, we are giving you a development right। आप एक काम करो, या तो हमसे पैसा ले लो जो हमने आपका ले लिया आधा घर, या फिर आप हमसे डेवलपमेंट राइट का सर्टिफिकेट ले लो, आप 2 और ऊपर 500 स्क्वायर फीट का घर बना सकते हो। ऐसे तो जनरली आप खाली 1 फ्लोर बना सकते थे, इतना ही राइट था, यहाँ पे इससे ऊपर घर नहीं बन सकता। पर अब हम आपको क्या दे रहे हैं, डेवलपमेंट राइट्स दे रहे हैं। ये डेवलपमेंट राइट्स आप कंपलसरी एक्विजिशन हमसे नहीं ले रहे हो, आपको मौका देते हैं आप ऊपर 2 फ्लोर और बना लो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डेवलपमेंट राइट्स गवर्नमेंट से ले लेते हैं, लेकिन घर बनाने के बजाय कोई आसपास बिल्डर या प्रमोटर को बेच देते हैं और उनसे अच्छा पैसा ले लेते हैं। तो इन महाशय ने क्या करा, डेवलपमेंट राइट ले लिया और डेवलपमेंट राइट लेके डेवलपमेंट राइट्स लेके ये देखो, ये वो महाशय, ये डेवलपमेंट राइट्स लेके इस बिल्डर को दे दिया और इस बिल्डर ने उस डेवलपमेंट राइट से क्या करा, 12 फ्लोर के बजाय जहां पर ये घर बना रहा था, ऐसे कई लोगों से इसने डेवलपमेंट राइट लेके अपना कंस्ट्रक्शन बड़ा कर दिया और जहां तक 12 फ्लोर बने थे इसने 15 फ्लोर बना दिए। तो बिल्डर्स क्या करते हैं, बिल्डर्स को जितनी लिमिटेशंस होती है ना, वो उतनी लिमिटेशंस तक तो अपने क्या कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्सेस अपार्टमेंट्स बना लेते हैं। उससे ऊपर बनाना होता है तो उनको गवर्नमेंट से चाहिए होते हैं डेवलपमेंट राइट्स। वो डेवलपमेंट राइट या तो गवर्नमेंट दे या फिर वो किसी से परचेज कर लेते हैं, उसके बदले में पैसे दे देते हैं। अब अगर बिल्डर ने किसी रेसिडेंट से डेवलपमेंट राइट्स खरीदे हैं और तब खरीदे जब ये घर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो अगर ये बात बताइए, ये घर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, आज की डेट में अगर ये घर किसी को सेल करेगा तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरीके से कोई डेवलपमेंट राइट अगर ये खरीद रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आई अंडरस्टैंड तुम्हारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, मैं इसको कैसे आसान कर सकता हूँ, मैं ऐसे आसान करता हूँ, ऐसे आसान करता हूँ, सिंपल। कोई एक घर है, इस घर को ये माशा बना रहे हैं, ये हैं बिल्डर, और इस घर को ये माशा खरीदना चाहते हैं, ये हैं पोटेंशियल बायर, दिल आ गया इनका इस घर पर। अब अगर ये बिल्डर इनको इस पे ये जितने भी इन्होंने घर बनाए हैं इसमें से ये वाली यूनिट खरीदना चाहते हैं, तो पोटेंशियल बायर को बोला गया कि देखो भैया वैल्यू है 1 करोड़, उसके ऊपर लगेगा जीएसटी और उसके ऊपर लगेगा रजिस्टर चार्जेस। पोटेंशियल बायर ने बोला सर आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट कब आएगा? बोला मेरे पास अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगले महीने आएगा। अगले महीने आ जाएगा, तो जब आपके पास बिल्डर के पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद अगर वो अपना कोई भी घर सेल करता है तो उस सेल के बाद वो जीएसटी नहीं लगता। तो जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसके पास आ गया, पोटेंशियल बायर जो यहाँ पर था उसने बोला कि सर मैं आपसे घर खरीदूंगा जब आपके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा। बोला तब वैल्यू और महंगी हो जाएगी, भले ही हो जाए। उसने बाद में घर खरीदा तो बाद में उसको जीएसटी देना नहीं पड़ा। आई बात समझ? पहली बात। दूसरी बात, ये जो बिल्डर है इसको बनाने की अनुमति है 1st, 2nd, 3rd और 4th फ्लोर की। 4th फ्लोर की
डन। इसको अनुमति ये भी है कि ये 5th फ्लोर भी बना दे, पर इसने 5th फ्लोर बनाया नहीं, इसको इसने रखा है टेरेस, टेरेस रखा है। और इसने बोला कि इधर ये जो 4th फ्लोर पे जो भी लोग आएंगे ना, मैं उनको ये घर महंगा दूंगा। बोला क्यों? बोला ये जो 4th फ्लोर पे जितने भी लोग आएंगे इनको ये मैं घर महंगा बेचूंगा, मैं उनसे बोलूंगा कि तुम अपने ऊपर भी घर बना सकते हो, तो मैं तुमसे इस फ्लैट का वैल्यू ले रहा हूं, प्लस ऊपर टेरेस पे भी तुम चाहो तो ऐसा घर बना सकते हो, तो मैं तुमसे डेवलपमेंट राइट का भी पैसा ले रहा हूं। तो बोला कि अगर आपने घर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद बेचा, घर अपना कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करने के बाद भेजा, तो उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आपने अपना डेवलपमेंट राइट भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने के बाद बेचा, तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। मैं पीछे से कहानी लेके आ रहा था, मैंने कहा बेटर है यहीं से समझा दूं। तो क्या बात समझ में आई कि सर जो ये नीचे जितने भी लोग रहेंगे जिनको आप रेड से बना दो, ये नीचे जितने भी लोग रहेंगे 1st फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे, इनको तो खाली क्या गया? इनको खाली फ्लैट गया। जो 4th फ्लोर पे रह रहे हैं, जिनको आप सर हाईलाइट कर दो, ये रहे सर, इनको तो फ्लैट भी मिला और ऊपर टेरेस भी मिली, और टेरेस पे भी ये घर बना सकते, तो इनको वैल्यू भी देना पड़ा फ्लैट का, और इनको डेवलपमेंट राइट भी मिल गया है कि ऊपर और भी घर बना सकते हैं। अगर वैल्यू के जो अगर फ्लैट के ऊपर जीएसटी नहीं लगा, तो डेवलपमेंट राइट के ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। आई बात समझ? डन। आगे बढ़ूं, लास्ट आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, ये वाला तो मैंने इतना पजल अप कर दिया खुद ही, तुमको पक्का पत्थर आ रहे होंगे जोर जोर से, है ना। नेक्स्ट, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे दी है, सर ये विद्यास्थल है, मैं थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं, थक गया हूं मैं। हाँ, ये विद्यास्थल है और ये विद्यास्थल एकेडमी जो है हमने लीज पे ले रखी है, ये पूरा फ्लोर, और इस पे होती है सारी क्लासेस। बड़ा दुखद के साथ इंटीमेट करना पड़ता है कि जब कोरोना आ जाता है तो 8-8, 10-10 महीने पहली बार हम बैठे, फिर वापस से अब ये 2nd वेव ऑफ कोरोना आई, उसमें फिर बहुत टाइम तक ऐसे बैठे हुए हैं कि स्टूडेंट आ ही नहीं सकते, मूवमेंट ही नहीं है ड्यू टू लॉकडाउन। तो लीज पे हमने ले रखा है, हम लीज भी देते हैं और लीज के ऊपर क्या देते हैं? जीएसटी भी देते हैं, क्योंकि हमारा जो लैंडलॉर्ड है उसने हमको क्या सर्विसेज दी हैं? उसने अपना घर हमको किराए पे दिया, लीज पे दिया, तो हम लीज के ऊपर क्या देते हैं? जीएसटी भी देते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये लीज मैंने लिया है ये 5 ईयर्स के लिए, यानी कि 5 साल के लिए ये प्रॉपर्टी मेरे पास है, और एक डिसाइड हो रखा था, पहले दिन ही बन गया था कि इतना किराया जाएगा। अब हर महीने उस किराया जाते हैं, हर साल कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होता है। अगर लीज का पीरियड 30 ईयर्स और मोर हो, पहली बात तो 2 बातें बोलूंगा प्लस। फर्स्ट, लीज का पीरियड 30 ईयर्स और मोर हो, एंड आपने अपफ्रंट पेमेंट कराओ, बोला कि ये ले भैया 30 साल का पेमेंट, पता नहीं तेरे को कैसा आएगा, कल को इस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, मैं तेरे को आज इतना पैसा दे रहा हूं कि तेरे को अगले 30 साल का पैसा मिल जाएगा, जा जी ले जिंदगी, जा जी ले जिंदगी अपनी। तो मैंने क्या करा, 30 साल से ऊपर के लिए 35 साल की लीज ले ली और 35 साल का पेमेंट अप फ्रंट एक बारी में दे दिया। ठीक है। उसने बोला अरे कल को हो सकता है मेरा रेंट आसमान छुए, मैंने कहा हो सकता है कल को कोरोना के जो हाल है किसी को रेंट भी नहीं मिल रहा है, कल को कोई रेंट ना मिले, आज ले ले। 1 bird in a hand is better than 2 bird in bush, बेटर है आज ही पैसा ले ले। तो बोला ठीक है। तो अगर आप अपफ्रंट पेमेंट कर देते हो एक बारी में, जिसको अपन अपफ्रंट पेमेंट भी बोलते हैं, और प्रीमियम, सलामी, सब कुछ, कोई सा भी वर्ड आप यूज करो, अगर आप पहली बारी में एक बारी पेमेंट कर देते हो 30 साल से ज्यादा की लीज का, तो आप उस पेमेंट के ऊपर, अब जो आप लीज का पेमेंट कर रहे हो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या पड़ा, अगर लीज का पीरियड 30 ईयर्स और मोर है और आपने अपफ्रंट पेमेंट कर दिया है, तो फिर ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा जीएसटी से, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। बोलिए बात क्लियर है आपको? डन, ठीक है, ओके। तो ये हुए हमारी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज। कुछ 1-2 सर्विसेज और रह गई हैं, आई बिलीव कि वो तुम खुद से कर लोगे, कोई दिक्कत हो तो भाई जिंदा है, लोड है ही नहीं। तो मुझे दीजिए यहीं पर इजाज़त, मैं लेता हूँ आपसे विदा।
थैंक यू सो मच। प्रॉमिस कर रहा हूँ कल को कोई दिक्कत हो, नहीं होनी चाहिए, तो यूट्यूब पे मैं वैसे ही डाल दूंगा इन क्लासेस को। कोई ना कोई अगर सर्विस तुम डिमांड करोगे तो उसको प्रॉपरली एक बार फिर से अलग से रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे परमानेंटली डाल दूंगा। तब तक तुम करो एंजॉय। अब मैं तुम लोगों को बता दूं वैसे कि अपनी जीएसटी सीरीज के सारे चैप्टर्स हो गए, एक लास्ट चैप्टर बचा है, दैट इज रिटर्न अंडर जीएसटी, जो अपन पढ़ेंगे कल क्लास में। और कल सीए के करिकुलम के सारे चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे एक तरीके से। कुछ 2-3 चैप्टर जो सीएमए और सीएस में अलग हैं उनको हटा दिया जाए तो एक तरीके से कल इफेक्टिवली आपकी सीए की तो खैर खत्म ही, जीएसटी सीरीज कल खत्म हो जाएगी। हम लोगों ने जो एफर्ट किया है वो वाकई में आप लोगों के बिना पॉसिबल नहीं था। ये कोई मैं स्पीच नहीं दे रहा हूँ, और देता भी तो फिर मुझे कल देनी चाहिए थी, आज तो नहीं देनी चाहिए थी, पर मेरा मन करा, मैं थक गया आज यार इस एग्जामिशन को पढ़ाते पढ़ाते। तो एनीवे, नाउ आई एम टेकिंग अ लीव फ्रॉम यू, और मिलूंगा तुमसे कल रिटर्न अंडर जीएसटी में। जितने लोग अभी भी मुझे सुन रहे हैं वो वाकई में उनमें पेशेंस है कि भाई तुम होगे पास, तो तुम लोग करो मज़े। और मिलता हूँ तुमसे कल बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और मेरा फेवरेट चैप्टर है। तो अगर मेरा फेवरेट है तो तुमको पता ही है कि भाई क्या खतरनाक डिलीवरी मारने वाला है कल। तो मिलता हूँ तुमसे कल, बाय बाय।